चलो ध्यान दो, इधर हम लोग सर्किट पढ़ रहे थे। कौन सा सर्किट? एसी सर्किट। बात समझ में आ रही है? और एसी सर्किट में आर आपका कंप्लीट हो गया था, ये आपने कंप्लीट कर लिया था। इसमें किया कि आपने परिपथ आरेख समझा, उसके बाद वी और आई का जो तात्कालिक वोल्टेज और तात्कालिक धारा होता है उसका समीकरण लिखा, और उनकी कला कोणों का आपने तुलना किया और देखा कि कलांतर शून्य है, यानी कि समान कला में है, इसलिए आपने फेज डायग्राम इस तरीके से खींचा। बात समझ में आ रही? उसके बाद आपने फेजर डायग्राम भी खींचा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर, दो चीज ऐड कर दी हूँ आज। एक तो ये बेटा ध्यान देना, ये बी आर लिखा है मैंने। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है? अच्छा, इससे आपको हेल्प मिलेगी याद रखने में। जैसे ये लाइन आप भूल सकते हो कि भैया इस दशा में एसी धारा व एसी वोल्ट का समान कला में होते हैं, लेकिन ये इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी, है ना। ये जो फेजर डायग्राम है ऐसे आप खींच के रखोगे कि भैया इसी डायरेक्शन में कौन था, बताओगे धारा भी था। बात समझ में आ रही है? और इसी पे कौन था? वोल्टेज भी था। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बी आर लिखेंगे तो ये पता रहेगा कि सर्किट कौन सा था? रेजिस्टेंस का। सर्किट कौन सा था? तो जब केवल परिपथ में रेजिस्टेंस होगा, शुद्ध प्रतिरोध होगा आर, तब वोल्टता और धारा एक ही कला में होगी। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेशन कैसे करोगे बता दिया, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल में आता है करने के लिए। देखो कैसे, आपने तो ये प्राप्त ही किया था ना, आई का मैक्सिमम मान आई जीरो बराबर वी जीरो अपान आर, तो यहाँ से आर का कैलकुलेशन कर लो भैया, आर उधर जाएगा आई जीरो इधर आएगा, तो आर बराबर वी जीरो अपान, कोई डाउट नहीं ना? तो इतना बता दिए। अब उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं एल सर्किट। कौन सा सर्किट पढ़ेंगे? ये देखो, ये पढ़ने वाले हैं एल सर्किट। क्लियर है ना? चलो देखते हैं एल सर्किट में। ऐसे ही सेम स्टेप करने, उसमें भी ध्यान से समझना। एल सर्किट में भी हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, समझ नहीं पाओगे बेटा, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो, इसलिए यहाँ पर ध्यान बना के रखो। जो चीजें ना समझ में आए आप पूछो, बाकी ज्यादा समझाना तो बेवकूफ़ी है। दूसरा हम लोग बनाएंगे बेटा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मीन्स परिपथ आरेख। पहले तो आप परिपथ का डायग्राम बनाओ। अब उसमें होना क्या चाहिए? प्रेरक होना चाहिए, यानी कि एक कुंडली ले लो। बात समझ में आ रही है? और जिसका प्रेरकत्व कितना लेंगे हम लोग? यल। कितना ले लेंगे? और ये मानकर चलेंगे कि उस कुंडली का प्रतिरोध नहीं है, हालांकि ऐसा व्यवहार में होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग मान लेंगे कि नगण्य है भी तो ना के बराबर। क्लियर है ना? यानी कि हम लोग ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं जिसमें शुद्ध रूप से केवल प्रेरकत्व यल हो, क्लियर, प्रतिरोध ना हो। क्लियर है? चलो, तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर ऐसे कुंडली ले लेंगे, ये हो गया, और इसका प्रेरकत्व क्या मान लेंगे? एल। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एसी वोल्टेज का जो सोर्स होगा उससे जोड़ देंगे। ये जोड़ दिए, यही तो सिंबल होता है इसका। अच्छा, और ये चूंकि परिवर्तित होता रहता है तो इसका समीकरण लिखेंगे V जीरो साइन, इसके अनुसार ये बदलेगा। अब आप कह सकते हो कि भैया L के सिरों पर आरोपित एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज कितना आरोपित हुआ बेटा? V बराबर V जीरो साइन ओमेगा, इतना ही तो आरोपित हुआ। इसको बना देना फर्स्ट। पहला काम डायग्राम होता था, कौन सा? सर्किट डायग्राम बना लिए। दूसरा काम हम B बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी और I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी, यानी ऐसे कह सकते हो भाई, सेम ओमेगा टी हमेशा तो रहेगा नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक समीकरण लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपने एक समीकरण तो लिख दिया कि टी समय पर इतना वोल्टेज अप्लाई हो रहा था। अब आपको धारा का समीकरण प्राप्त करना है। तरीका मैंने आपको सिखाया है बेटा, जब भी ऐसा करना होगा तो भैया इक्वेशन ये वाला लिखना और I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी, इस टाइप से आपको प्रूफ करना होगा। बात समझ में आ रही है?
आई का समीकरण लिखना होगा, लेकिन जो परिपथ में है, जैसे प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का हेल्प लेना, बात समझ में आ रही है। प्रेरकत्व है तो प्रेरकत्व का हेल्प लेना, और कैपेसिटर है यानी उसका कैपेसिटेंस होगा, उसका हेल्प लेना, और इनकी सहायता से आपको ये समीकरण प्राप्त करना है। तो अभी के लिए देखो, पहले सर्किट में क्या था बेटा, कहाँ चले गए भाई, हाँ, पहले सर्किट में क्या था, प्रतिरोध था, तो उसकी हेल्प से बदल दिए। अब सर्किट में आपने क्या लिया है, L, तो इसका हेल्प लेना है आपको, और इस समीकरण को धारा के रूप में चेंज करना है, और आसान है। चलो मैं समझाता हूँ कैसे। हाँ बेटा ध्यान देना, सबसे पहली चीज, अब ये वोल्टेज आप देख पा रहे हो, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, बात समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू बदलेगी, प्रत्येक क्षण क्या होगी, बदलेगी, परिमाण भी बदलेगा, दिशा भी बदलेगा, जिसके कारण से कुंडली से बद्ध जो फ्लक्स होगा उसमें भी परिवर्तन होगा, प्रत्येक क्षण होगा नहीं होगा, परिवर्तन होगा। और कुंडली से बद्ध फ्लक्स में के मान में अगर परिवर्तन होगा तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, फैराडे के अनुसार। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और इसकी वैल्यू भी आपने प्रूफ की थी, E = -L di/dt, प्रेरकत्व में पढ़े थे ना, इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है बेटा, जिसके कारण से उत्पन्न हुआ है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी बी का क्या करेगा, विरोध करेगा। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट? बस, तो आप इतना बताओगे कि अगर प्रतिरोध क्या है बेटा, शून्य है, प्रतिरोध क्या है, हाँ, तो चूंकि प्रतिरोध शून्य है, ऐसे लिख दो, परिपथ का नहीं भाई, कुंडली का, और शून्य पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है। और अगर ऐसा है तो आप बताओगे नेट वोल्टेज शून्य होना चाहिए। अगर प्रतिरोध शून्य हो गया, बात समझ में आ रही है, कुंडली का प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, ना के बराबर है, तो नेट वोल्टेज जो होगा वो शून्य होना चाहिए। क्लियर है? देखना कैसे, आप लिखोगे V नेट बराबर 0, और V नेट होगा क्या, दो वोल्टेज इस समय काम कर रहे हैं, एक तो AC वोल्टेज काम कर रहा है B, तात्क्षणिक वोल्टेज कितना है B, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न है E। बात समझ में आ रही है? तो कुल अगर वोल्टेज पूछा जाए आपसे, नेट का मतलब कुल, तो आप दोनों को जोड़ दोगे, क्या करोगे बेटा, दोनों को जोड़ दोगे, और आप बताओगे नेट वोल्टेज होगा क्या, V + E = 0, ऐसा होगा। और आप ये बोल सकते हो ध्यान देना बेटा, V की वैल्यू पुट करेंगे तो V0 sin ω/t। देखो B की जगह कितना लिखा है, V0 sin ω/t, तो B की जगह लिख दे, और प्लस E की वैल्यू तो हम सभी जानते हैं भाई, चूंकि हम लोगों ने प्रेरकत्व निकाला था, L = -E/di/dt, यही तो आया था। तो अगर हमको E की वैल्यू चाहिए तो E रोकना, di/dt भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो इसलिए E = L × di/dt, और -1 से दोनों पक्षों में गुणा कराओगे तो ये माइनस आएगा। बात समझ आ रही है? माइनस का चिन्ह केवल यहाँ पर इतना ही प्रदर्शन है उसका, कि जिसके कारण से उत्पन्न हुआ उसका विरोध कर रहा है, कुल मिला के AC वोल्टेज का विरोध करेगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, -L × di/dt, यहाँ पर बोल देना, क्योंकि E = कितना होगा, -L di/dt। अच्छा, ये बराबर होगा कितना, 0। क्लियर है ना? तो ये -L di/dt उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो L di/dt बराबर कितना होगा, V0 sin ω/t। आप बोल सकते हो चलो भाई समझना बेटा, जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना। तो इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो या
आई इंटू डी, आई नहीं यल है बेटा, क्या है, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, माइनस का था इधर लाए प्लस का हो गया, उसके बराबर बचा क्या, वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो इसको एलएचएस में लिख ले, इसको आरएचएस में, वी जीरो साइन ओमेगा। बात समझ आ, आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे भैया प्रतिरोध क्या है कुंडली का, नगण्य। तो जितना विभवांतर ये आरोपित होगा उतना ही विभवांतर विपरीत कुंडली में उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रही, कुंडली के सिरे पर इतना विभवांतर आपने आरोपित किया V, तो कुंडली के सिरे पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ये बराबर होगा। बात समझ में आ रही, बस आपको इतनी बात याद रखनी है, ये माइनस होगा, इसका क्या करेगा, विरोध। अब जब यहाँ माइनस चिन्ह रख दे तो आप इसका केवल आंकिक मान रखोगे, एल डी आई अपॉन डी। तो बी की जगह क्या लिखोगे बेटा, वी जीरो साइन ओमेगा टी। और जैसे ही आप माइनस माइनस करोगे ये कितना हो जाएगा, प्लस। क्लियर है, वही चीज तो आया, एल डी आई अपॉन डी टी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, एल डी आई अपॉन डी टी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ रही ना। हाँ, तो वही चीज थोड़ा यहाँ पे हो गया, एक ही चीज है, डायरेक्ट भी बता सकते हो इतना होगा। और आपको चाहिए क्या भाई, वोल्टेज का समीकरण है, हमको धारा का समीकरण चाहिए, जो तात्क्षणिक धारा है उसका क्या चाहिए। तो आप एक काम करिएगा, डी आई को रोकिएगा, किसको बेटा, डी आई को रोकेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो वी जीरो एल गुणे में उधर जाएगा बेटा भाग में, और साइन ओमेगा टी, और डी टी इधर भाग में उधर जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट। तुम कहाँ देख रही हो, नहीं दर्द नहीं कर रहा सर, यहाँ देखो, हाँ यहाँ देखो। अब देखना बेटा, हमको आई चाहिए, डी आई नहीं चाहिए, यानी इसको जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक सेकंड जो धारा के मान में परिवर्तन हो रहा था ना डी आई, यानी कि समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो। तो आप बताओगे डी आई का समाकलन आई, चलो अभी पहले एक स्टेप कर दे रहे हैं, डी आई इसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो बी जीरो तो शिखर मान है वोल्टेज का, कांस्टेंट, यल कुंडली का प्रेरकत्व है, कांस्टेंट बाहर कर लो, वी जीरो अपान यल बाहर हो जाए, इसका समाकलन हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ से ध्यान से समझना एक एक चीज, भाई हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बराबर आई। बेटा स्वैच्छ स्थिरांक ना इधर लिख रहे हैं ना उधर लिख रहे हैं, बात समझ में आ रही ना। अच्छा वी जीरो अपॉन एल, हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स इंटू डी एक्स बराबर कॉस, अच्छा सी आ गया तो माइनस, एलएचएस में सी आ गया ना, माइनस कॉस ए एक्स और बटे ए प्लस सी। ये वाला समीकरण लगा, ये वाला सूत्र लगाएंगे, लगा दो। तो आप बताओगे साइन ओमेगा टी, यहाँ आएगा क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन टी का गुणांक कौन है, ओमेगा, ए से भाग कर देंगे, क्योंकि एक्स का गुणांक कौन था, ए, तो ए से भाग कर दिए, इतना हो गया। कोई डाउट। अब i इज इक्वल टू, पहले तो इस समीकरण को इससे मिलता जुलता समीकरण बनाओ, तभी तो तुलना कर पाओगे। ओके, तो आप एक काम करना, माइनस को पहले बाहर ले आओ, वी नॉट अपॉन ओमेगा को हर से बाहर ले आओ, ओमेगा एल। यहाँ तक बात समझ में आ रही। आपने माइनस को बाहर किया तो माइनस वी नॉट अपॉन हर से ओमेगा ले आए बाहर, तो ओमेगा का एल में गुणा हो गया ओमेगा एल, इंटू अंदर क्या बचा बेटा, तो आप बताओगे कॉस ओमेगा टी, क्या बचा। यहाँ तक बात समझ में आ रही। आप देखना यहाँ तो कोज्या आ गया और यहाँ ज्या है, तुलना नहीं कर सकते, या तो इसको कोज्या में चेंज करो या तो उसको ज्या में, यानी कि साइन में चेंज करो, और जरूरी है इसको साइन में चेंज करना। एक चीज और याद रखना, यहाँ से माइनस भी आपको हटाना है। क्लियर है। अच्छा ध्यान देना, यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को, है ना। अभी देखना क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं बेटा, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा, भैया अगर साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से 90 तक ये होता है, और 90 माइनस थीटा एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से कम, न्यून कोण ना। तो 90 में से कुछ भी घटाओ 90 से कम, तो कुल मिला के 0 और 90 के बीच में ही होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, थीटा का मान 1, तो 90 में से घटाएंगे 89, जो कि 0 और 90 के बीच में होगा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। हमारा कोड कहता है बेटा ASTC, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में धनात्मक होंगे। तो यहाँ पर बराबर करोगे आप और बताओगे प्लस। बात समझ में आ रही? अब दूसरी चीज, 90 और 270 में निष्पत्तियां बदल जाती हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं भाई, ये भी याद रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये परस्पर बदल जाते हैं। साइन थीटा है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टैन है तो काट में, काट है तो टैन में, सेक है तो कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में, ऐसे याद रखिए। अभी यहाँ क्या है और ये 90 है तो निष्पत्तियां बदलेगी, निष्पत्तियां का मतलब अनुपात, तो साइन का क्या होगा बेटा कॉस लिख देंगे, और थीटा था तो थीटा लिख दिए। यानी कि जहां पर कॉस थीटा लिखा है वहां साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, निसंदेह। बात समझ में आ रही है? बताओ भैया, लिख सकते हैं ना? चलो भाई लिख देंगे। हाँ, तो यहाँ पर था क्या, cos ओमेगा टी बचा था, इसको हम लोग बताएंगे माइनस V0 अपान ओमेगा एल इंटू कॉस 90 साइन, क्या लिखेंगे बेटा, चलो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह पर ओमेगा टी। इधर देखना भैया, साइन 90 माइनस थीटा, बात समझ में आ रही है, बराबर क्या होगा कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा है तो यहाँ भी ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मैथ वाले थोड़ा सोच सकते हैं, सर आप ये बताइए साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है, अगर ये योग्य है तो ये क्यों नहीं, थोड़ा सोचिए। साइन 90 प्लस थीटा, अगर हम 90 प्लस थीटा की बात करें तो 90 में न्यून कोण जोड़ा जाएगा जो कि 90 से ज्यादा आएगा और 180 से, जैसे एक जोड़ दो तो 90 और 1 91। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में भी हमारा कोड कहता है ASTC, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर से, एस का मतलब साइन और कोसेक थीटा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन पॉजिटिव होता है, तो अगर ये 90 प्लस थीटा हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन कैसा होगा पॉजिटिव। अब चूंकि 90 है, 90 ही तो है तो अनुपात चेंज होगा, साइन का क्या होगा कॉस, ये होता है, क्यों नहीं रख सकते। बात समझ में आ रही है? ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, तो ध्यान से समझना बेटा। अगर हम इसको रख दिए कॉस थीटा की जगह पर इसको रख दिए तो ये माइनस हमारा रह जाएगा, हमको तुलना करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बात समझ में आ रही? तुलना कैसे करेंगे, तुलना करने में हमको दिक्कत हो सकती है, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, इसको साइन में चेंज करना और दूसरी चीज इस माइनस को गायब करना। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम ये लिख दिए साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पर रख दिए, बात समझ आ रही है, तो माइनस का क्या होगा, कोण में गुणा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस का जब अंदर गुणा करोगे तब ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि ओमेगा टी यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, अब पाई बाई 2 भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए हम लोग एक काम करेंगे कि यही वाला रखेंगे यहाँ, क्लियर है? ये बताओ, कोई तुमको डाउट था? आप तो नहीं रहा, कहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा, बताओ, ये मैथ लिया है ना? अब रुको, हम तुम्हारा इलाज करते हैं बेटा, हम जानते हैं तुमको दिक्कत कहाँ हुई, तुम इससे देख रहे हो, इससे देख रहे हो ना। अरे भाई इसको आपको अभी लिखना ही नहीं है, ये तो हम बाद में लिखेंगे, साइन लिखने के बाद में पहले आप सोचिए, पहले साइन लिखोगे ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब कहाँ देख रहे हो कॉस, पहले यहाँ देखोगे, साइन है ना तो पॉजिटिव होगा, ये बात समझ में आई? अरे यार तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, आप तो नहीं कंफ्यूजन है ना, यहाँ क्लियर हो गया? और कोई हो तो बताओ, अभी तुरंत उसका निवारण हो जाएगा, नहीं तो बाद में वो कैंसर बन जाता है, फिर नहीं ठीक होता यार समझ में आया? तो इसको हटाएं, अभी इसका भी यूज करेंगे,
अब इसी सर्किट में इसको लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको रटना नहीं है कि हम यही लगाएंगे, इसमें उसमें वो लगाएंगे, लॉजिक भी समझो। हमको समीकरण बनाना है थोड़ा ठीक ठाक, ताकि हम उससे तुलना कर पाए। चलो इनको यहां से हटाओ। हाँ भाई ये लिख दिए। अब ध्यान से समझना, आपको ओमेगा टी पॉजिटिव करना है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और हो जाएगा। समझना बेटा। अगला स्टेप, माइनस वी नॉट अपान ओमेगा एल। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, साइन, यहां से काम करना, माइनस कॉमन कर लेना बेटा। क्या करेंगे? माइनस कॉमन कर लेंगे। तो जो माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो, ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो ओमेगा टी माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिखना, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, इसको बाद में लिखना। अब कुछ बढ़िया लग रहा है, ओमेगा टी प्लस हो गया ना, ठीक है भाई। अब ध्यान देना, साइन माइनस, इस पूरे को थीटा मान लो। क्या लिखा है? साइन माइनस थीटा। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आप बताओगे, हम लोगों ने पढ़ रखा है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि भैया जो माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। अब फोर्थ में केवल कास और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये ना किसी तरफ से कास दिख रहा है और ना ही सेक दिख रहा है, ये साइन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ध्यान देना, माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर भी तो ये लिखा है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो माइनस को यहाँ पर गुणा करा देना, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो वी नॉट अपान ओमेगा और इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसको हम लोग बना देंगे सेकेंड। अभी रुक जाओ, सेकेंड अभी मत बनाओ, अभी ये बनने लायक नहीं है, थोड़ा सा और कुछ बाकी है इसमें। ध्यान देना बेटा, हम लोग लिखेंगे एक स्टेप की जरूरत होगी बस। चलो भाई ध्यान से समझना बेटा, लिखेंगे आई मैक्स। अगर हमको बेटा आई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। बात समझो, इसी पर तो डिपेंड है। अगर ये मैक्सिमम हो गया पूरा का पूरा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो आई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आप बताओगे आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट अपान ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ये क्या होगा बेटा? मैक्स। क्या होगा ये? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। अधिकतम मान कितना हो सकता है? जैसे ही 1 रखोगे, 1 से गुणा कराओगे, इतना बचेगा। और आई मैक्सिमम को आप आई नॉट से लिखते हो, तो आई नॉट बराबर क्या होगा? वी नॉट अपान ओमेगा एल। इसको बचा के रखना, अभी काम लगेगा। तो जहां पे बेटा वी नॉट अपान ओमेगा एल लिखा है, वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इतना मुझे बताना कि यहां तक एकदम क्लियर समझ में आया कि नहीं। अब आपने बढ़िया से समीकरण बना लिया है, अब तुलना करने के लायक भी है। बात समझ में आ रहा है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, सब कुछ सही है, इससे तुलना कर सकते हैं। और आप देखना, ये ओमेगा टी था, ये माइनस पाई बाई 2 है ओमेगा टी में, यानी कला कोण में 90 डिग्री पीछे है। कौन पीछे? धारा। ऐसी धारा क्या है? वोल्टता से कला कोण में पाई बाई 2 डिग्री क्या, पाई बाई 2 रेडियन क्या है? पीछे, यानी कि 90 डिग्री पश्चिगामी। इसका उल्टा बोल सकते हो, ऐसी वोल्टता ऐसी धारा से 90 डिग्री अग्रगामी। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो एक ही चीज डायग्राम के बाद बेटा देखो, सर्किट डायग्राम के बाद बी और आई का जो समीकरण हमको था प्राप्त कर लिए, और उसके बाद कलांतर देखते हैं। पाई बाई 2 सामने दिख रहा है आपको, अगर कलांतर मिल गया तो कला आरेख हम लोग खींच सकते हैं, और उसके बाद में हम लोग फेजर डायग्राम यानी कि कला समंजक आरेख भी खींच सकते हैं। तो कला आरेख खींचने से पहले आप यहाँ पर लिखोगे एक विशेष लाइन। आप बताओगे इस दशा में, कौन सी दशा में बेटा? जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व यल है। बात समझ आ रही? कुछ भी नहीं है और, ठीक है, तो यल है। तो आप बताओगे इस दशा में एसी वोल्टता
एसी वोल्ट का एसी धारा से कला में π/2 अग्रगामी है। बताओ बेटा, एसी वोल्टता एसी धारा से कला में π/2 अग्रगामी, उल्टा कह सकते हो कि धारा क्या है, पश्चगामी। देखिए अब अगर कला खींचना है, कला आरेख खींचना है, इसके बाद फेज डायग्राम, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, ओमेगा टी यानी कि थीटा ले लें। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। और इस पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, वोल्टता और धारा ले लेंगे, ताक्षणिक मान ले लेंगे। अच्छा, इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पर, ये वोल्टता का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, धारा का भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। ऐसे दूसरी डायरेक्शन में भी होगा। तो आप उसको बता दोगे कि यहाँ पर क्या है भैया, V0 प्लस यहाँ पर I0 प्लस, यहाँ पर धारा का अधिकतम मान दूसरी डायरेक्शन में माइनस, यहाँ पर वोल्टता का अधिकतम मान दूसरी डायरेक्शन में प्लस। अच्छा, माइनस, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कोण का मान ले लो, एक साइकिल के लिए खींचते हैं तो 360 डिग्री, कितना बेटा, और आधा कितना होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर तो 0 होगा, और 0 180 का आधा 90 डिग्री, और यहाँ पर 270, कितना बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं, इतना बताओ, आ रही? ओके, ये तो ग्राफ पेपर में बना होगा। ध्यान से समझना बेटा इसको। देखो, मैं वोल्टेज के लिए खींचने वाला हूँ। सबसे पहले एसी वोल्टेज के लिए खींचिए। आप सब जानते हो बेटा, अगर कोण का मान 0 होगा तो वोल्टेज 0, कोण का मान 90 तो वोल्टेज अधिकतम धनात्मक दिशा में, कोण का मान 180 वोल्टेज 0, कोण का मान 270 वोल्टेज अधिकतम, ये वोल्टेज अधिकतम है दूसरी डायरेक्शन में, और कोण का मान 360 वोल्टेज 100। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा इसका ग्राफ। बात समझ में आ रही है? ये वोल्टेज का हो गया। अब ध्यान देना, जो धारा होगी वो 90 डिग्री क्या है, इससे पीछे है। 90 डिग्री पीछे होने का मतलब ये हुआ कि जब ये 90 डिग्री अधिकतम है, जब ये अधिकतम होगा, बात समझ में आ रही है, तो जब धारा होगी जो, वो अभी शून्य होगी। 90 डिग्री पीछे चल रही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, और जब ये शून्य होगा तब ये अधिकतम होगी। क्लियर है बात? बस ये 90 डिग्री देखो, 90 डिग्री पहले ये अधिकतम हो गया, और ये 90 डिग्री के बाद अधिकतम होगा। अभी ये देखो दूसरी दिशा में अधिकतम है, तो ये यहाँ पर शून्य हो जाएगी, और जब ये शून्य होगी तब ये दूसरी दिशा में अधिकतम होगी। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसे खींचोगे भाई इसको, ये ऐसे इधर भी चलेगा। बात समझ में आ रही है? और इधर क्या होगा, जब ये देखो शून्य था तो ये दूसरे डायरेक्शन में क्या होगी, अधिकतम होगी। कोई डाउट किसी को? ऐसे ही आप आगे भी खींचते चले जाओ, जितना मन क्या उतना। समझना ये है, थोड़ा कोण पे ध्यान देंगे। ये अधिकतम यहाँ हुआ और ये अधिकतम, तो कितना कल अंतर पीछे है, π/2 या फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री पहले ही अधिकतम हो गया, 90 डिग्री बाद में ये अधिकतम हुआ। आपको बताना होगा कि ये वोल्टेज के लिए है, किसके लिए बेटा, और ये किसके लिए है, बताओ। फेज डायग्राम में किसी बच्चे को कोई डाउट? अब इतना समझ लियो कि आप खुद से बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? ओके। अब फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें तो t = 0 समय पर खींच दे रहे हैं, बाकी आप दोनों जानते हो, ठीक है। फेजर डायग्राम,
फेजर डायग्राम क्या होता है? घोड़ी सदिश आरेख खींचना है, या फिर कला समंजक आरेख जिसको आप बोलते हो। तो आप एक घोड़ी सदिश खींचेंगे किसके, पहले तो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है बेटा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप धारा खींच दो, ये बात समझ में आ रही? धारा खींच गई। अब वोल्टेज क्या है धारा से? 90 डिग्री आगे। बात समझ में आ रही है? 90 डिग्री क्या है? साफ साफ आपने लिखा है एसी वोल्ट का एसी धारा से कला में 90 डिग्री क्या है? अग्रगामी, या फिर π/2 रेडियन क्या है? अग्रगामी। इसका मतलब ये हुआ ये वोल्टता होगा। और याद रखने के लिए बेटा यहाँ पर एल लिख देना छोटा सा सफिक्स के रूप में, बीएल। बीएल क्या है? आई से कला में 90 डिग्री क्या है? अग्रगामी। आगे के लिए इधर की ओर खींचेंगे, अब पश्चिमगामी के लिए नीचे की ओर खींचेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, और इस पे हम लोग धारा लिखेंगे अब हमेशा। कोई डाउट किसी बच्चे को? कई तरीके से खींचा जा सकता है। अगर आपने इस पर वोल्टेज ले लिया बीएल, तो धारा क्या होगी? ऐसे। बात समझ में आ रही? क्योंकि धारा क्या है? हाँ, वोल्टेज से क्या है? π/2 कला में पश्चिमगामी। यही खींचो। अब देखो, ये आपको हमेशा याद रखना है भैया। बी आर क्या था? बी आर का मतलब प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टता थी। बात समझ में आ रही है? परिपथ में जब केवल प्रतिरोध था, उस दशा में जो वोल्टता था वो धारा के समान कला में था। क्लियर है? और जब प्रेरकत्व है तब वोल्टता क्या है? धारा से 90 डिग्री अग्रगामी। कोई डाउट? अब ऐसे हम लोग आगे भी समझेंगे, जब सी सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 90 डिग्री पश्चिमगामी, बीसी लिख देंगे उसको। क्लियर है ना? हाँ, तो इसी में सब बीची उची सब आएगा। अब अगर इतना हो गया तो इसमें एक नई चीज पढ़ने वाले हो, कोई नई चीज नहीं पढ़ने वाले हो, बस यही पढ़ने वाले हो भाई। फेजर डायग्राम के बाद आप एक चीज तो पढ़े यहाँ, रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही? तो वहीं पर वहां भी पढ़ने वाले, वहां पर भी वही चीज पढ़ने वाले हो। ये तो यहाँ पर आप लिखोगे, लेकिन इसको हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व यल है। बात समझ में आ रही है? तो इसको एक नया नाम दिया गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण प्रतिघात, ये बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? प्रेरण प्रतिघात। हाँ, ये भी याद रखिए। अब आप लिखोगे, अभी आपने प्राप्त किया है आई मैक्स बराबर V0 अपान ओमेगा एल। V0 अपान, तो वहां पर लिख दो I0 बराबर V0 अपान ओमेगा एल, ये आपने लिखा। अब बोल देना कि तुलना I बराबर V अपान R से, जो कि क्या है? प्रतिरोध की परिभाषा, या फिर ओम का नियम बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? R कांस्टेंट है तो हाँ, तो I0 इज इक्वल टू V0 अपान ओमेगा एल की तुलना I बराबर V अपान R से करने पर तुलना करिए। तो भाई धारा की जगह धारा, वोल्टेज की जगह वोल्टेज, विभवांतर मतलब। बात समझ में आ रही है? प्रतिरोध की जगह क्या लिखा है? ओमेगा एल। इसका मतलब जो ओमेगा एल है वो इस एसी सर्किट का क्या है? रेजिस्टेंस है। अब चूंकि इसमें प्रतिरोध है नहीं, तो इसको हम लोग प्रतिरोध बोलेंगे नहीं, इसको बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात। तो आप लिखोगे तुलना करने पर ओमेगा एल, ओमेगा एल परिपथ का प्रतिरोध है। क्या है बेटा? जिसे प्रेरण प्रतिघात अब प्रेरण प्रतिघात को x से लिखते हैं बेटा, और यल सफिक्स के रूप में लगा देंगे। प्रेरण है ना, इसलिए यल लगा दिए। अभी धारतीय प्रतिघात आएगा तो C लगा देंगे। बात समझ में? कैपेसिटेंस आएगा तो C लगा देंगे। अब कुल मिला के इतना याद रखना, एसी सर्किट में हम लोग प्रतिरोध को x से लिखने वाले हैं। हाँ? अच्छा, और अगर प्रेरकत्व है तो यल, और अगर धारिता है तो C। क्लियर है बात? और लास्ट में जब यल सी आर तीनों आ जाएगा तब क्या लिखेंगे? तो इन सबको लिखेंगे, R भी लिखेंगे, XL भी लिखेंगे, XC भी लिखेंगे, लेकिन उस सर्किट की जो प्रतिरोध होगी उसको हम लोग Z से लिखेंगे और उसको बोलेंगे प्रतिबाधा।
क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन है, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि वैसे ही याद हो जाएगा। ओके, तो प्रेरण प्रतिघात XL कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर तो प्रतिरोध का फार्मूला आपको याद है, R बराबर B अपान I, तो B0 अपान I0, इससे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर कैसे याद रखोगे? तो यहाँ पर ध्यान देना, आप बताओगे हाँ, इसलिए जो XL है बेटा वो किसके बराबर है? ओमेगा L। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, वो आपको टेस्ट करता है कि आपका दिमाग काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि जनवरी फरवरी में थोड़ी ठंडी होती है, बात समझ में आ रही है? उसी समय आपका पेपर होता है, तो ओमेगा देता ही नहीं है और कहता है आप निकालो परिपथ का प्रेरण प्रतिघात। हाँ, तो ये नहीं देगा, इसका मतलब ये थोड़ा ही कुछ नहीं देगा, इसकी जगह पर आपको दे देगा फ्रीक्वेंसी। क्या देगा? तो हम सभी जानते हैं बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, पहले से जानते कि नहीं जानते? अब नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, दिमाग पे जोर मत दो। ओमेगा बराबर, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, तो कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। कोणीय विस्थापन अगर 360 है, 360 डिग्री यानी 2π रेडियन, इसका मतलब एक चक्कर लगा लिया, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय t, आवर्तकाल के बराबर। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग 2π इंटू 1/t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, और 1/, आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, यानी कि 2πf लिख सकते हैं। ये था ओमेगा। तो जहां पर ओमेगा होगा वहां पर आप 2πf लिख देना। तो मेन ये याद रखना, XL बराबर ओमेगा L, फिर जहां पर ओमेगा होगा वहां आप 2πf लिख सकते हैं। क्लियर है? तो बस इससे ज्यादा थोड़े पढ़ाए थे इन लोगों को। देखो ये पढ़ाए थे आपका, ठीक है, ये L सर्किट, और फिर यहाँ पर ये पढ़ा देते, वही सेम चीज लिखा हुआ है, सेम चीज बना भी हुआ है। ठीक है? हाँ, खत्म हो गया बेटा, खुश हो गई?